नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मेरा गांव मेरा गौरव में आपका स्वागत है। राजस्थान सामान्य परिचय के पश्चात आज हम आपके लिए गए हैं राजस्थान की भौतिक संरचना। राजस्थान की भौतिक संरचना को निम्न 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। नंबर 2, अरावली पर्वतमाला। नंबर 3, पूर्वी मैदानी भाग। नंबर 4, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। आज इस वीडियो में हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं, आपका समय न व्यतीत करते हुए डायरेक्ट अपने टॉपिक पर। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश संपूर्ण भारत के मरुस्थल का 58.68% भूभाग राजस्थान में पाया जाता है। यानी राजस्थान में भारत देश के कुल मरुस्थल का 58.68% पाया जाता है और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% भूभाग पाया जाता है। ध्यान रहे, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग राजस्थान में मरुस्थल पाया जाता है और भारत में कुल मरुस्थल का 58.68% भाग राजस्थान में पाया जाता है। 61.11% भाग राजस्थान के निम्न 12 जिलों में पाया जाता है, जैसे कि बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जालोर, पाली, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू में 61.11% भूभाग पर मरुस्थल पाया जाता है। यह थार मरुस्थल उत्तरी पश्चिम भाग से लेकर पाकिस्तान के सिंध प्रांत एवं पंजाब हरियाणा तक फैला हुआ है। यहाँ पर लगभग 40% आबादी इस मरुस्थल में निवास करती है। यानी इस मरुस्थल में लगभग 40% आबादी या जनसंख्या निवास करती है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या एवं सर्वाधिक जैव विविधता के कारण जंतु वैज्ञानिक डॉक्टर ईश्वर प्रकाश के अनुसार इस प्रदेश को रुक्ष प्रदेश भी कह सकते हैं या कहना उचित होगा, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती। इस मरुस्थल की विशेषता यह है कि यहाँ पर ऋतुचक्र नियमित अंतराल से होता है और ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर न्यून वायुदाब, मतलब ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर न्यून वायुदाब बनता है। परिणाम स्वरूप सागर से बनने वाली हवाएं इस न्यून वायुदाब की ओर आकर्षित होती है, जो कि संपूर्ण भारतवर्ष में वर्षा कराने के पश्चात इस मरुस्थल तक पहुंचती है। तब तक वायु में नमी काफ़ी कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप यहाँ पर अल्प वर्षा होती है। यानी इस मरुस्थल में अल्प वर्षा होती है। थार मरुस्थल की उत्पत्ति का मुख्य कारण शुष्कता में वृद्धि थार मरुस्थल की उत्पत्ति का मुख्य कारण। यह मरुस्थल कार्बोनिफेरस युग में 33 सागर का भाग है। 33 सागर का ही भाग है। इसके प्रमाण आक्कल, जीवाश्म, जलोदभिद, तलछट, लिग्नाइट, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस इसके प्रमाण इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह
प्रमुख कार्बोनिफेरस युग में 33 सागर का एक भाग थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल अफ्रीका के पेलियो आर्कटिक मरुस्थल का पूर्वी भाग है। अफ्रीका के पेलियो आर्कटिक मरुस्थल का पूर्वी भाग थार मरुस्थल है और रेगिस्तान के प्रसार को मार्च कहा जाता है। यानी रेगिस्तान का जो प्रसार होता है उसको मार्च कहा जाता है। थार मरुस्थल का वर्गीकरण। नंबर 1, शुष्क। यहाँ पर 25 सेंटीमीटर वर्षा जल को सीमांकित करती है या किया गया है। इसका विस्तार जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर एवं जोधपुर में है। राजस्थान के रेतीले मैदान की सेलें जूरेसिक एवं इयोसीन काल की है या युग की है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, रेतीला मरुस्थल। इसका विस्तार जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में है और मरुस्थलीय भूआकृति में यहाँ पर अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती है, जिसमें महत्वपूर्ण है बरखान। यह सर्वाधिक गतिशील अर्धचंद्राकार आकृति के बालू का स्तूप का निर्माण करते हैं या बनाते हैं, जिनको बरखान कहा जाता है। बरखान अर्धचंद्राकार आकृति के बालू का स्तूप बनाते हैं जो सर्वाधिक गतिशील होते हैं। दूसरी प्रकार की जो विशेषताएं होती है वह अनुधैर्य, जो कि पवनों के लगातार समानांतर बालू का स्तूप का निर्माण करते हैं, वो अनुधैर्य बालू का स्तूप की श्रेणी में आते हैं। और नंबर 3 पर है अनुप्रस्थ वो समानांतर है जो पवन की दिशा के समानांतर समकोण के बालू का स्तूप का निर्माण करते हैं, वो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की श्रेणी में आते हैं। रेतीला मरुस्थल की ये 3 प्रकार की विशेषताएं होती है। नंबर 2, पथरीला। नंबर 2, पथरीला मरुस्थल। यह जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर व जालौर तक फैला हुआ है और पथरीले मरुस्थल को हमाद कहा जाता है। पथरीले मरुस्थल को हमाद कहा जा सकता है। थोड़ा महत्वपूर्ण है, हमाद किसे कहते हैं या पथरीले मरुस्थल को क्या कहते हैं, इस प्रकार से परीक्षा से आपसे इससे संबंधित कोई प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। हमाद पथरीले मरुस्थल को कहा जाता है और जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर एवं जालौर तक इसका विस्तार है। बालू का रहित क्षेत्र। पोखरण, दक्षिणी पूर्वी फलोदी, एवं जैसलमेर शहर के चारों ओर का क्षेत्र बालू का रहित क्षेत्र, बालू का स्तूप से रहित क्षेत्र माना जाता है। थार का घड़ा चांदन नलकूप को कहा जाता है। चांदन नलकूप को थार का घड़ा कहा जाता है क्योंकि यह मीठे पानी का स्रोत है और जैसलमेर के पूर्वी दिशा में स्थित है। जैसलमेर के पूर्वी दिशा में चांदन का नलकूप स्थित है जो मीठे पानी का स्रोत है। इसको थार का घड़ा भी कहा जाता है। यहाँ पर पीवड़ा सांप, एक सांप की प्रजाति होती है
जो इस क्षेत्र में पाई जाती है, पीवड़ा सांप की प्रजाति यहाँ पाई जाती है। नंबर 3, मिश्रित यानी पथरीला और रेतीला दोनों प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं, वो मिश्रित मरुस्थल की श्रेणी में आते हैं। लोद्रवा और रामगढ़ में ये मुख्यतः पाया जाता है। शेखावटी क्षेत्र में जल संचय के साधनों को जोड़ कहा जाता है। वर्षा जल इकट्ठा हो जाता है, जोड़े बावड़ियों जिनको बावड़ियों में इकट्ठा हो जाता है, जिनको जोड़ आम भाषा में कहा जाता है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के पूर्वी भाग को मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, बांगड़ या अर्धशुष्क। बांगड़ या अर्धशुष्क, जहां पर प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित, लेकिन वर्तमान में वहां नदी का जल नहीं पहुंचता है और 50 सेंटीमीटर वर्षा पूर्व दिशा में और 25 सेंटीमीटर वर्षा पश्चिम दिशा में इसकी सीमांकित है, उसको बांगड़ या अर्धशुष्क प्रदेश कहते हैं। इसके निम्न भाग हैं। नंबर 1, घग्गर। यह हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के उत्तरी भाग में घग्गर नदी बहती है, इसलिए इसको घग्गर क्षेत्र कहा जाता है। नंबर 2, नाली आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। नाली आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, ये घग्गर नदी के पार्ट को ही नाली कहा जाता है, नाली आंतरिक प्रवाह क्षेत्र कहा जाता है। अनियमित आकार के बालू के टीले यहाँ पर मिलते हैं और सीकर, चूरू, झुंझुनू में प्राय इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है। नंबर 4, नागौर उच्च प्रदेश। यहाँ पर सांबर एवं डीडवाना में खारे पानी की झीलें पाई जाती है, जिनसे नमक उत्पादन किया जाता है। नागौर उच्च प्रदेश में सांबर और डीडवाना की खारे पानी की झीलें पाई जाती है, जिनसे नमक का उत्पादन किया जाता है। गत वर्षों में वहाँ पर वर्षा जल वहाँ पर इकट्ठा होने से, बढ़ने से ये झीलें का निर्माण हुआ था, जिनसे नमक का उत्पादन किया जाता है। नागौर उच्च प्रदेश, सांबर और डीडवाना नमक की झीलें। गोंडवाना या गोंडवाड़ क्षेत्र, सिरोही, पाली और दक्षिणी जोधपुर, यहाँ लूनी नदी एवं इसकी सहायक नदियाँ बहती है। कौन सी नदी बहती है? लूनी नदी एवं इसकी सहायक नदियाँ इस क्षेत्र में बहती है। सिरोही, पाली एवं दक्षिणी जोधपुर, जहाँ पर लूनी नदी एवं इसकी सहायक नदियाँ बहती है, गोंडवाना या गोंडवाड़ क्षेत्र कहलाता है। लूनी एवं जवाई बेसिन जालौर, सिरोही, पाली एवं अजमेर और बाड़मेर का आंशिक भाग भी लूनी और जवाई बेसिन में शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र के उस भूभाग जो अधिक उपजाऊ होता है, उसको रोही के नाम से जाना जाता है, यानी जो सर्वाधिक उपजाऊ भूभाग होता है उसको रोही कहा जाता है। मरुस्थलीय झीलें, जैसलमेर के उत्तरी भाग में पलाया झीले को कढ़ीन कहा जाता है, यानी जैसलमेर में जो पलाया नाम की उत्तर में झील होती है या उत्तरी भाग में जो झीलें पाई जाती है, उनको प्राय आम भाषा में खड़ीन कहा जाता है। खड़ीन, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसलमेर की पलाया झील को किन नाम से जाना जाता है, तो खड़ीन उसकी आम उनको कहा जाता है। जैसलमेर के उत्तरी भाग में पलाया झील को खड़ीन कहते हैं। बालुकास्तव के बीच की निम्न भूमि पर वर्षा जल भर जाने पर निर्मित अस्थायी झीलें एवं दलदली भूमि को
रन कहा जाता है। यह प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। यह आपसे प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि बालुका स्तूप के बीच में निर्मित अस्थायी झीलें या दलदली भूमि जो वर्षा जल इकट्ठा होने से बनती है उसको क्या कहते हैं? इनको रन कहा जाता है। प्रमुख रन निम्न प्रकार से है। जैसलमेर की रन जैसे कनौड़, बरमसर, भाकरी और लवा जैसलमेर की प्रमुख रन है। जैसलमेर की प्रमुख रन कनौज, बरमसर, भाकरी और लवा जैसलमेर की प्रमुख रन। जोधपुर की प्रमुख रन बाप एवं बाड़मेर की थोब प्रमुख रन है। थोब, बाड़मेर की प्रमुख रन थोब है। एवं शेखावाटी की प्रमुख रन ताल छापर, ताल छापर एवं पड़िहारा। ये प्रमुख शेखावाटी के रन है। मरु त्रिकोण, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर को मरु त्रिकोण कहा जाता है। जोधपुर, जैसलमेर एवं बीकानेर को मरु त्रिकोण कहा जाता है। इस प्रकार इस वीडियो में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की व्याख्या की गई है। इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं।